हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 12 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, अभी करंट अफेयर्स फंडा का जो ईयरली पैकेज है इसके ऊपर अभी इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट चला है, जिसमें आपको एक साल तक के सारे करंट अफेयर्स 349 में मिलेंगे। पहले जो है ये 499 में मिल रहा था, बट अभी राइट नाउ डिस्काउंटेड में ये आपको 1 ईयर का पूरा पैकेज, जिसमें आपके जितने भी एग्जाम्स हैं बैंक के वो सारे के सारे कवर होंगे, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, पीओ, क्लेरिकल, सबके लिए कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी पर्सन आज खरीदता है अगस्त में, तो अगस्त 2026 से लेकर अगस्त 2027 तक की वैलिडिटी इसमें रहेगी। प्लस इसके साथ में अगस्त से पहले मंथ के जो जनवरी से लेकर अगस्त तक जो करंट अफेयर्स होंगे वो सारे के सारे वो भी आपको मिलेंगे। प्लस ऑल मंथ के 2025 के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। तो ये काफ़ी बढ़ती आपके लिए होने वाला है। फटाफट आप इसका लाभ यहाँ पर उठाएं। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे सेशन की। भारत में जो एलिफेंट रिजर्व जो स्कीम है वो किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो एलिफेंट रिजर्व स्कीम इन इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाय, आपको ऑप्शंस बताना है कौन सा सही है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। Which shipyard launched the Indian Navy's second next generation offshore patrol vessel श्रुति? अभी भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इस श्रुति को किस शिपयार्ड में लॉन्च यहाँ पर किया गया है? तो भारतीय नौसेना का जो नया जहाज है जिसका नाम है श्रुति यार्ड, तो ये बेसिकली कोलकाता में जो है यहाँ पर लॉन्च हुआ है, जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं इनके द्वारा। आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि जो जीआरएससी है ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में, ठीक है, पहली चीज़ ये। और ये जो श्रुति है ये बेसिकली क्यों नाम इसका श्रुति दिया गया? क्योंकि ये भारतीय नेवी का एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसको हम लोग बोलते हैं NGOPV यार्ड 3037। तो इसका नाम है श्रुति, SHRUTI। और इस वेसल को जो है लॉन्च किया गया है मिसिस मेनिका साधु के द्वारा, ठीक है। और आप ऐसे देखें कि जब पानी में किसी भी वेसल को उतारा जाता है तभी इस वेसल की लॉन्चिंग यहाँ पर होती है। और वहाँ पर जो 22 एडमिरल संजय साधु जो है ये भी यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे जहाज़ों का जो इस्तेमाल है वो समुद्र की निगरानी, जो मैरीटाइम सर्विलेंस है और जो सर्च एंड रेस्क्यू है, इसके लिए किया जाता है। तो ये इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड बिल्ट है, NGOPV। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारतीय तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, भारतीय तकनीकी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और जो श्रुति है ये जो नाम है वो वेदों से लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वेदास का एक जो है नेम है जिससे पिक किया गया है, वेदास से। जो भारत की पुरानी जो संस्कृति है, जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, उसको यहाँ पर ये दिखाता है और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर की हाइलाइट्स में हम हर पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आपका जो प्रोग्राम है पूरा ये पार्ट ऑफ एन 11 शिप एंड जो NGOPV जो प्रोजेक्ट है वर्थ ₹9,781 करोड़ का, तो उसका ही ये पार्ट है बेसिकली, ठीक है। How many Indian institutions are featured in the QS World University Ranking 2027? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत की कितनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है? तो ये हैं 52। अभी लोकसभा में जो शिक्षा मंत्रालय इन्होंने बताया कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 2015 के मुकाबले 11 से बढ़कर जो है 2027 में ये 52 हो गई हैं। 2015 में ये संख्या थी 11 और अब 27 में हो चुकी है, ये बेसिकली 2027 में 52 हो चुकी है। और ऐसे आप देखें कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग 2027 है, इसमें IIT दिल्ली जो है ये भारत का सबसे हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर रहा है। और इसका जो प्लेस है वो 5 स्थान ऊपर चढ़कर दुनिया में 118वें नंबर पर पहुँच चुका है। IIT दिल्ली के बाद इस लिस्ट में IIT बॉम्बे ये 134th पोजीशन है, IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है और ISC बेंगलुरु 221 पोस्ट पर यहाँ पर है। ये पोजीशन जो है वो यहाँ पर इनकी बताई गई है। और जो सबसे ऊपर है वो है आपका IIT दिल्ली।
और भारत की जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसमें भी भाग लेने वाले संस्थानों की जो संख्या है वो तेज़ी से आगे बढ़ी है। 2021 के मुकाबले 2025 में जो आवेदन है वो 6,227 से बढ़कर 14,000 यहाँ पर हो गए। तो ये नंबर भी काफ़ी जो है आगे इम्प्रूव हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो इस शानदार सुधार, जो ब्रॉडर इम्प्रूवमेंट है, इसका जो श्रेय है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP इसको यहाँ पर दिया है, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसको यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। N चंद्रशेखरन ने किस कंपनी के चेयरमैन पद से रिजिग्नेशन दिया है? अभी रिसेंटली N चंद्रशेखरन रिजाइंड एज अ चेयरमैन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, तो इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है और फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल पूरा होने तक वे इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन आगे जो है वो दोबारा अब इस पद के लिए जो है कोई भी चुनाव यहाँ पर नहीं करेंगे। इनके जो रिजिग्नेशन की जो मेन वजह है वो है टाटा ट्रस्ट और बोर्ड के सदस्यों का कुछ मुद्दों के ऊपर जो है मतभेद था, तो इस वजह से इन्होंने अभी इस्तीफा देने का अपना अनाउंसमेंट कर लिया है। अब ये जो डिसीजन आपने देखा कि ऐसे समय पर आ रहा है जब 18 अगस्त 2026 को कंपनी की जो AGM वाली बैठक है वो होने वाली थी, तो उससे पहले इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर कर ली। टाटा सन्स और जो पूरी टाटा ग्रुप है इसकी जो मुख्य होल्डिंग कंपनी है, जो सभी जो कंपनियों की जो मालिक और जो एक तरीके से जो नियंत्रक रहती है, तो ये टाटा सन्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरे टाटा ग्रुप की जो जितनी भी मेन होल्डिंग कंपनीज हैं, सभी कंपनियों की जो मालिक और कंट्रोलर यहाँ पर ये रहती है। और अगर हम 2025-26 की बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप की जो कुल कमाई है वो 16.24 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर रही है। तो इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया, इनके कुछ मतभेद यहाँ पर है और अब जो है कार्यकाल खत्म होने के बाद ये दोबारा इस पर नहीं रहेंगे, तो फरवरी 2027 तक अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद जो है वो दोबारा इस पोजीशन पर नहीं आने वाले। हंगरी की संसद ने देश का जो नया राष्ट्रपति है वो किसको चुना है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द हंगरी बाय इट्स पार्लियामेंट। तो इनका नाम है एंद्रास बाका। तो हंगरी की संसद ने 11 अगस्त 2026 को जो है देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो एंद्रास बाका इनको जो है चुना गया है। उन्हें डाले गए कुल 140 वोटों में से जो है 140 इनको वोट यहाँ पर मिले हुए हैं, तो ये काफ़ी जो है अच्छे मार्जिन से यहाँ पर ये विजयी हुए हैं। 73 साल के हैं एंद्रास बाका और हंगरी की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी यहाँ पर रह चुके हैं। और इनकी अगर बात की जाए तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो ECHR है, इसमें भी हंगरी के जज के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो ये बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, जो बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी होती है, उसमें इनका नाम जो है वो यहाँ पर है। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? तामस सुलेक को ये रिप्लेस यहाँ पर करने वाले हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम यहाँ पर क्या है? तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है ट्रम्प ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। इस जो किताब का नाम रखा गया है, ये ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ये जो किताब है वो रामनाथ कोविंद के शुरुआती जीवन, संघर्ष और देश के 14वें राष्ट्रपति बनने के जो सफ़र है उसको यहाँ पर ये दिखाती है। और इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक जो है वो यहाँ पर रहा था। तो ये इनका कार्यकाल था। वर्ष 2025 में वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितनी यहाँ पर हो गई है? क्वेश्चन यह पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग मार्केट इन 2025? तो ये 35.4%। अब ये डेटा जो यहाँ पर आया हुआ है ये है किस फॉर्मेट का? आप ऐसे समझिए कि भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग जहाज़ों को जो रिसाइकिल करने वाला देश यहाँ पर बन गया है। ग्लोबल मार्केट में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2024 में 30% से बढ़कर 2025 में अगर आप देखोगे 35.4% यहाँ पर हो गई है। और भारत ने 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन जहाज़ों को रिसाइकिल किया है, जो 2024 के 1.86 जो मिलियन ग्रॉस टन है इससे लगभग ये 60% ज़्यादा है। तो ये आंकड़े थोड़ा सा
आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी भी रहेंगे। और अभी भारत ने जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, इसका लक्ष्य जो है तय समय से 5 साल पहले ही यहाँ पर पूरा कर लिया है। गुजरात का जो अलंग सोसिया ये क्लस्टर जो है वो भारत के कुल शिप रिसाइकलिंग का लगभग 98% जो हिस्सा है वो अकेले यहाँ पर मैनेज करता है। तो एक्चुअली है क्या कि भारत जो है वो इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 है और जो हांगकांग कन्वेंशन के जो रूल्स हैं इनका पालन यहाँ पर कर रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे उच्च शिक्षा सचिव हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो 1993 बैच की जो मध्य प्रदेश की IAS कैडर अधिकारी हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, इनको जो है शिक्षा मंत्रालय के जो शिक्षा मंत्रालय इसके जो डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन है इसका सचिव नियुक्त यहाँ पर किया गया है। तो सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। इनका नाम है दीप्ति गौर मुखर्जी और ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर से। तो इससे पहले जो है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स इसमें ये जो है थी और यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट रिसिबल जो नई नियुक्ति हुई है तो उसमें जो है अब इनको शिक्षा मंत्रालय में जो है सेक्रेटरी की भूमिका दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन में नया सचिव के तौर पर। तो ये जो है किसको रिप्लेस कर रही हैं, विनीत जोशी इनको रिप्लेस कर रही हैं और इनका जो बेसिकली कार्यकाल है वो जो है उसकी जगह अब इनको लिया जा रहा है। और पिछले महीने जो है इनको पंचायती राज मंत्रालय जो है उसका सचिव यहाँ पर बनाया गया था। तो अब जो है विनीत जोशी की जगह जो है दीप्ति गौर मुखर्जी ये रहेंगे। और इस नियुक्ति को कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अफेयर्स, तो इसके द्वारा ही अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द ACC जो है इसके द्वारा ही यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड होता है। और उनकी ये जो नियुक्ति है वो नीट पेपर लीक और परीक्षा विभाग के बीच हुई है, जिसे उच्च शिक्षा और परीक्षा प्रबंधन के लिए एक पद बहुत महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर माना गया। अभी देखा कि धर्मेंद्र प्रधान भारत के जो शिक्षा मंत्री थे इनका इस्तीफा लिया गया और अब जो है इस पद पर जो है एक अच्छी नियुक्ति यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये दीप्ति गौर मुखर्जी। इंटरनेशनल यूथ डे 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे 2026? तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस। तो अभी जो हर साल है 12 अगस्त को हम लोग जो ये डे है इंटरनेशनल यूथ डे ये सेलिब्रेट करते हैं और बर्ड एलिफेंट डे ये भी 12 अगस्त को होता है। तो ये दोनों डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साल 2026 को जो थीम है वो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस। तो इसका मतलब है कि युवाओं की जो परिस्थितियां वो अलग हो सकती हैं लेकिन जो इनके सपने होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में प्रस्ताव पास करके 12 अगस्त को जो ये युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसकी मनाने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 15 से 24 साल की उम्र के लोगों को जो है वो यूथ यहाँ पर माना जाता है। तो जिनकी एज 15 से 24 है तो ये भारत के युवा हैं। इसके अलावा 12 अगस्त को जो है एलिफेंट को सेव करने और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हाथी दिवस बर्ड एलिफेंट डे जो है ये भी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप भारत के एग्ज़ाम के लिहाज से आप देखें तो हाथियों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1992 में जो प्रोजेक्ट हाथी है ये शुरू किया था। एशियाई हाथी IUCN रेड लिस्ट में जो इंडेंजर्ड कैटेगरी है उसमें ये बेसिकली आता है। तो इसके लिए जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वतंत्रता दिवस 2026 के समारोह में किस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। विच नेशनल कंपोजिशंस 150th एनिवर्सरी इज बीइंग prominently honored during the 2026 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? तो यह है वंदे मातरम। आपको बताना चाहूँगा कि भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसका मुख्य केंद्र जो वंदे मातरम के 150 साल और विकसित भारत 2047 में युवाओं का जो योगदान है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ में जो पहली बार वंदे मातरम है ये भी वहाँ पर गाया जाएगा रेड फोर्ट पर। तो जब प्रधानमंत्री लाल किले पर आएंगे तो वहाँ की जो प्राचीर है जो रैम्पार्ट्स है वहाँ से जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। ज्ञान पथ पर लगभग 2500 NCC के कैडेट्स हैं और माई भारत के जो वॉलंटियर्स मिलकर वंदे मातरम की आकृति बनाएंगे और 5000 यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होंगे, इनको यहाँ पर बुलाया गया हुआ है। इस समारोह में साल 2026 की जो इंटरनेशनल साइंस और मैथ ओलंपियाड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, तो इसमें मेडल जीतने वाले 19 स्टूडेंट्स को भी खास तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो ये जो है
इस बार के जो है काफ़ी आइकॉनिक मॉडल जो है, रोल मॉडल हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा 8 से 15 अगस्त के बीच में देश की 347 जगहों पर मिलिट्री बैंड वंदे मातरम थीम पर कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर पेश कर रही है। तो ये माइलस्टोन इवेंट है जो कि 80वां इंडिपेंडेंस डे होगा इस बार अगस्त 15, 2026 का, और पहली बार वंदे मातरम जो है वो यहाँ पर गाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जैसे कि जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके ही इक्विवेलेंट इस गीत को रखा गया है। तो ये अभी जो है रिफॉर्म्स किए गए, तो उसमें जो है ये चीज़ें शामिल यहाँ पर थी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो हमने लास्ट सेशन दिया था उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहते हैं। अप्रैल जून 2026 में भारत की कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही है? व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग द अप्रैल जून 2026। तो अभी इसका डेटा रिलीज हुआ, तो ये रही है 5.4%। साल 2026 की जो अप्रैल जून की जो तिमाही है क्वार्टर 1, तो इसमें 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भारत की कुल बेरोजगारी दर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 5.4% हो गई है। इससे पहले अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी मार्च 2026 में ये जो दर थी वो 5% थी, और अब जो है ये बेरोजगारी में बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाती है। इसके साथ में जो बेरोजगारी बढ़ने की जो मेन वजह है वो रूरल एरियाज़ में जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो 4.3% से बढ़कर 4.8% होना है, जबकि शहरों में जो है ये 6.7% यहाँ पर रही है। देश में काम करने या काम की तलाश करने वाले लोगों का जो रेशियो है, मतलब लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है LFPR, ये गिरकर 54.6% पर ये आ गया है, और 5 तिमाहियों में ये सबसे कम है। इसके अलावा जो युवाओं की बेरोजगारी दर है वो 15.9% तक पहुंच गई है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर 12.8% है, जम्मू कश्मीर में 9.1 है, केरला में 8.9% है। तो ये यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आकी गई है। Which digital health service under the Ayushman Bharat Digital Mission recently crossed the landmark milestone of 25 crore OPD registrations? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के किस डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म ने हाल ही में 25 करोड़ OPD पंजीकरणों का ऐतिहासिक मील का जो पत्थर है वो यहाँ पर पार किया है? तो ये स्कैन एंड रजिस्टर सर्विस है, इसके अंतर्गत ये हुआ है। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, तो इन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो ABDM है, इसके तहत जो स्कैनर एंड रजिस्टर सर्विस से 25 करोड़ OPD रजिस्ट्रेशन जो हैं वो यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। और इस सर्विस को अक्टूबर 2022 में स्कैन एंड शेयर के नाम से जो है इसको शुरू किया गया था, जिसका नाम अब बदलकर इन्होंने स्कैन एंड रजिस्टर कर दिया है बेसिकली, ठीक है। पहले ये स्कैन एंड शेयर था, अब बाद में रीनेम कर दिया है स्कैन एंड रजिस्टर। तो इसमें मरीज अस्पताल में लगे QR कोड को अपने फ़ोन के ऐप से स्कैन करके मिनटों में ही बिना लाइन लगे OPD रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। ये सुविधाएं जो हैं वो रूट लेवल पर किस तरीके से काम करती हैं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो सर्विस है वो इस समय देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 756 जिलों में कुल 30,800 जो अस्पताल हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पर ये चल रही है। तो ये बहुत ही इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग इस सुविधा का रोज़ाना लाभ जो है वो 4 लाख मरीज उठा रहे हैं, जिसमें बिहार जो है सबसे ज़्यादा आगे, यहाँ पर 7.30 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और जो सरकारी अस्पतालों की बात करें तो इसमें एम्स नई दिल्ली सबसे आगे है, जहाँ पर 54.29 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पर भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? विच न्यू प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया? तो ये आयरी वेरीफाई है, AAERI वेरीफाई इस नाम से जो ये नया प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो अभी क्या हुआ है कि जो नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न है, ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत जो है आता है। और अभी MEITY के तहत जो है ये जो NEGD है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, इसने भारत में कुल जो एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आयरी, तो इसके साथ में जो है लॉन्च करके एक हाथ बढ़ाया है। और आयरी वेरीफाई जो है ये पोर्टल जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। तो हो क्या रहा है कि अब इस नाम का जो प्लेटफॉर्म है, इससे क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनकी मदद यहाँ पर मिलेगी। और ये प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर के साथ में जुड़ा हुआ है, जिससे पढ़ाई, पहचान और जो
पैसे हैं इनसे जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स की जो जांच है वो यहाँ पर सेफली रहेगी और बिना कागज़ के पेपरलेस जो है वो आपकी डेटा जो है वो यहाँ पर एक्सेस किया जा सकेगा। तो इस सिस्टम में जो है 2 स्टेजेस होते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट चेक और एडमिशन मिलने के बाद पैसों के कागजात जांचने के जो है स्पॉन्सर चेक यहाँ पर। तो इन डॉक्यूमेंट्स का जो सारा डेटा है वो ये आईरी वेरीफाई इस एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली रहेगा और इसकी मदद से स्टूडेंट सीधे असली और डिजिटल रूप से साइन किए गए डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, जिससे जो कागजी कार्रवाई और मैनुअल जांच जो है वो काफ़ी कम यहाँ पर हो जाती है। तो इस एप्लीकेशन का नाम रखेगा और आप ऐसे समझें कि भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए MEITY के जो NEGD और एरी के साथ मिलकर जो है एरी वेरीफाई जो ये एप्लीकेशन है इसका जो है अभी इन्होंने डिजी लॉकर से जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसके साथ मिलकर ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंट्रल ने कितने नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को मंजूरी की दी है अभी? तो हाउ मैनी न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर अप्रूव्ड बाय द सेंटर? तो 11 नए फ्लाइंग स्कूल्स जो हैं तो इनको अभी मंजूरी दी है। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो भारत सरकार है तो इनका कहना है कि 7 एयरपोर्ट्स पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है FTOs इनको लेटर ऑफ इंटेंट जो LOIs है वो यहाँ पर सौंपे गए हैं। होगा क्या कि इन नए FTOs के आने से भारत में हर साल पायलट ट्रेनिंग की क्षमता से जो है 750 कैडेट्स तक जो है ये बढ़ जाएगी। इस समय भारत में 63 अलग अलग बेस पर कुल 41 FTOs जो हैं वो काम यहाँ पर कर रहे हैं और भारतीय FTOs के पास ट्रेनिंग वाले जो जहाज़ एयरक्राफ्ट की संख्या 324 से बढ़कर 385 हो गई है और पिछले 2 सालों में उड़ान के घंटे हैं वो भी यहाँ पर 25% तक बढ़े हैं। तो इसी के साथ सरकार ने जो है एयरपोर्ट्स पर जो है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है इसको आसान बनाने के लिए FTO IFR स्लॉट बुक ऐप जो है ये भी यहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस बैंक ने NRI ग्राहकों के लिए 16% तक प्रभावी रिटर्न देने वाले एक विशेष लेवरेज्ड FCNR जमा योजना जो है यहाँ पर शुरू की है? तो अभी क्या हुआ है कि विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ स्पेशलाइज्ड leveraged FCNRB deposit स्कीम ऑफरिंग अप टू 16% इफेक्टिव रिटर्न्स फॉर NRIs। तो अभी क्या हुआ है कि जो IDBI बैंक है इन्होंने जो NRIs हैं इनके जो विदेशी जो डिपॉजिट्स हैं, विदेशी जो करेंसी डिपॉजिट्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए एक लेवरेज्ड FCNR स्पेशल अपॉर्चुनिटी डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो होगा क्या कि इस खास प्रोडक्ट के तहत जो कस्टमर्स हैं उनको उनके डिपॉजिट अमाउंट का 12 गुना तक लोन देने की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर मिलने का जो है ऐसी सुविधा मिलेगी और इस लेवरेज की मदद से जो है ग्राहकों को सालाना 16.2% तक का शानदार रिटर्न मिलने का भी जो है अनुमान बताया जा रहा है। तो इस योजना में निवेश करने की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसको घटाकर इन्होंने 50,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा NRI इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो FCNR है ये डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक का एक बहुत ज़्यादा जो है मेन जरिया भी है जिससे देश का जो फॉरेक्स रिज़र्व है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि RBI के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से इन खातों पर मिलने वाला जो ब्याज है वो भारत में इनकम टैक्स की जो धारा है तो उस ये 10(4) इसके तहत जो है 100% टैक्स फ्री यहाँ पर रहता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। हाल ही में किस राज्य ने एग्री हैकेथॉन को स्थायी राज्यव्यापी योजना के रूप में मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एग्री हैकेथॉन एज अ परमानेंट स्टेट वाइड स्कीम? तो ये अभी महाराष्ट्र ने बेसिकली किया है और महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है तो इन्होंने जो एग्रीकल्चर होता है तो इसमें टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए एक एग्री हैकेथॉन इसको एक इन्होंने जो परमानेंट स्कीम के रूप में जो है इस योजना को मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ये एग्री हैकेथॉन होगा। तो इस योजना के तहत क्या होगा कि जो स्टूडेंट हैं, स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं और जो नए एंटरप्रेन्योर हैं ये खेती, सिंचाई और जो हमारी क्रॉप मैनेजमेंट है इसकी समस्याओं के लिए जो है नए और जो आसान समाधान है वो यहाँ पर निकालेंगे। और इस परमानेंट योजना के नियमों के मुताबिक विजेता को हर साल 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा है कि कोडिंग की बहुत सारी जो हैकेथॉन है वो होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपको कोड जो है क्रैक करना पड़ता है और विद इन टाइम अगर आप कोड क्रैक कर देते हैं तो आप की जॉब भी लग जाती है। जैसे कई बार जो फेसबुक हो गए
और जो गूगल हो गया ये अपने हैकेथॉन कराते हैं, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के जो बहुत टॉप डेवलपर्स हैं इनको बुलाकर इस तरीके से जो है अपनी टीम में रिक्रूट करते हैं। तो अब इसी तर्ज पर जो एग्री हैकेथॉन है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन दो, अगर आप इसमें जीत जाओगे तो 25 लाख रुपए का जो है वो प्राइज़ आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा जो सेकंड फेज़ पर आएगा उसको 15 लाख रुपए देने की बात यहाँ पर की गई है। जो जीतने वाले नए आइडियाज़ और स्टार्टअप्स हैं इनको सरकार जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाने और उनकी मदद करने के लिए जो इंक्यूबेशन और उन्हें आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन देगी। तो हो यही रहा है कि खेती को जो है टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्नाइज बनाना, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात किस देश को किया गया? रिसेंटली उत्तराखंड एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फ्रेंच फ्राइज तो आप लोग खाते होंगे डेली, तो जब कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे तो ये जो फ्रेंच फ्राइज है, आपने सुना होगा कि जो एपेडा है इसने उत्तराखंड से इराक के लिए पहली बार जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है इसके निर्यात को सफलतापूर्वक किया है। तो ये भारत की बड़ी उपलब्धि है और उत्तराखंड राज्य से जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, तो जो एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा ये कदम भी है। और इसकी जो पहली खेप है ये ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ के काशीपुर की बीरून ग्लोबल जो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ से 24 मीट्रिक टन जो है ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसको इराक में भेजा गया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और आपने देखा होगा कि जो एपिडा है ये उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर स्टेट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है इस पर काम कर रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हो सके। अगर हम वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान की बात करें तो भारत ने कुल लगभग 7,26,874 मीट्रिक टन प्रोसेस सब्जियां इराक और अन्य देशों को भेजी हैं, जिनकी कीमत अगर आप देखोगे यूएस डॉलर में तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 932.5 जो है मिलियन इतना है यहाँ पर। और इसके साथ में ही जो आलू से बने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इसका जो निर्यात है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और ये जो है लगभग 2,77,108 मीट्रिक टन है और इसकी वैल्यू $289.40 मिलियन यहाँ पर रही है। की हाइलाइट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। की हाइलाइट्स के न्यूज़ को आप बिल्कुल डिस्कस करा करिए, आप इनको अपने एंड से कवर कर लें, पीडीएफ में आपको ये डेटा मिल जाएगा। हाल ही में लिथुनिया के विनियस में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते हैं? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 37th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड IVO 2026 हेल्ड इन विनियस लिथुनिया? तो यहाँ पर 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल के साथ में भारत ने काफ़ी बढ़िया अपना परचम जो है वो यहाँ पर लहराया। और ये 37वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 था, जिसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल मिले और जो 4 मेडल भारत के खाते में यहाँ पर आए, विद ऑल 4 इंडियन पार्टिसिपेंट्स रिटर्निंग विद मेडल्स। मतलब 4 लोग गए थे, चारों लोग मेडल लेकर आए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है भारत के लिए। और इस प्रतियोगिता में जो है भारत ने काफ़ी अच्छा किया। और ये जो ओलंपियाड है वो लिथुनिया की राजधानी विनियस में आयोजित किया गया था, जिसमें 78 देशों में कुल 307 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो ये कई मायनों में काफ़ी अहम रहेगा। हरियाणा की जो है भाव्या गुड़वाल ये हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है। इनका नाम जो है ज़रूर याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसके बाद में जो है पश्चिम बंगाल के सैमिल मैती आते हैं और निश्चित कलिनी राजस्थान के और अनमोल कुमार पंजाब से, तो इनको जो है सिल्वर मेडल्स यहाँ पर मिला है। Which state cabinet recently approved 776.13 करोड़ फॉर अपग्रेडिंग हेल्थ फैसिलिटीज? हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल के द्वारा भी स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु 776.13 करोड़ की जो है मंजूरी यहाँ पर दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। मध्य प्रदेश जो कैबिनेट है, इन्होंने जो राज्य के सरकारी जो स्वास्थ्य ढांचा है इसको बहुत स्ट्रांग करने के लिए जो 73 सरकारी अस्पताल हैं, तो इनको अपग्रेड करने के लिए इतनी राशि यहाँ पर दी है, 776.13 करोड़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो इस योजना के तहत 29 सब हेल्थ सेंटर्स को 6 बेड वाले प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स हैं इसमें बदला जाएगा। इसके अलावा जो 19 PHC हैं
इनको जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जो है यहाँ पर ये 18 CHC वाली चीज़ें हैं, इसको 50 बेड वाले सिविल अस्पताल और 7 स्वास्थ्य संस्थान हैं, इनको 100 बेड वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और हॉस्पिटल जो सरकारी हैं इनका विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 776.13 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पर रखा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस मैं हमेशा डिस्कस करता हूं। ये लास्ट मैंने जो 5 क्वेश्चन पूछे थे इसके आप लोग आंसर्स मैच करा सकते हैं। और आज के लिए 5 क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप सही से और आंसर करें और ट्राई करें और इन क्वेश्चंस को सर्च करो, क्योंकि कई बार आप इनसे काफ़ी कुछ सीखोगे। और एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर सारी PDF मिल जाएंगी, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। और हमारा जो ऑफ़र चल रहा है इसका आप लाभ जरूर उठाना। और कोई भी कोर्स से जुड़ी जानकारी जो है वो आपको 8448169188 पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वंस अगेन।